आज है 26 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, तो ये 25 जनवरी को मनाया गया। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार साल 2011 में की थी। इस साल 2024 में भारत अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहा है। 25 जनवरी 2024 को भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्र के लिए अपनी सेवा का 75वां वर्ष मनाया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर है। 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई। कब हुई? 1950 को। इसी वजह से हर साल 25 जनवरी के दिन भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले मतदाता की पात्रता आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1998 के 61वें संशोधन विधेयक ने भारत में मतदाता की पात्रता आयु कम कर दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार प्रदान किए। हर साल 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। साल 1948 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम जो है वो है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज़ को जीआई टैग मिला है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं कि नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक कमल राय ने अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग मिलने की घोषणा की है। अब तक अरुणाचल प्रदेश के कुल 18 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों में आपातानी, मोनपा आदि, गैलो, ताई खामती, निसी वस्त्र, सिंगफो फ्लाप, सिंगफो चाय को जीआई टैग मिला है। फिर अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर मतलब अदरक, हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला टोगर्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं है कि सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा, तो ये रियाद में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? रियाद में। ये तो अब हम रियाद के बारे में देखते हैं। तो यहाँ सिर्फ उन्हें ही शराब मिलेगी जिन्हें सऊदी अरब मंत्रालय की अनुमति प्राप्त होगी। इस्लाम के 2 सबसे ज़्यादा पवित्र स्थानों की मेज़बानी करने के कारण सऊदी अरब में शराब प्रतिबंधित है। शराब की दुकान को खोलने के फैसले को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधार के कदमों से जोड़कर देखा जा रहा है। सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून है, जिसके लिए सैकड़ों कोड़े निर्वासन, जुर्माना या कारावास की सज़ा हो सकती है और प्रवासियों को भी निर्वासन का सामना करना पड़ता है। सुधारों के हिस्से के रूप में कोड़े मारने की सज़ा को बड़े पैमाने पर जेल की सज़ा में बदल दिया गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। सऊदी अरब ने 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली महिला रायाना बरनावी बनी है। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। फिर है 4 नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म
विभूषण पुरस्कार मिला है? तो ये 5 व्यक्तियों को मिला है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार 25 जनवरी को 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अब तक गुमनाम थे। इनमें असम की रहने वाली देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ और जागेश्वर यादव का नाम शामिल है। जैसे कुछ हस्तियां हैं जिनको पद्म विभूषण मिलेगा, जैसे बैजंती माला बाली 87 साल की बैजंती माला 50-60 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। बैजंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म में करियर शुरुआत की थी। मतलब 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म में शुरुआत किया था। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्री को दी। फिर है बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जो थे ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पहले 2003 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को उनका निधन हो गया था। फिर है कोनी डेला चिरंजीवी। 68 साल के एक्टर चिरंजीवी 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। 2006 में चिरंजीवी को पद्म भूषण मिल चुका है। एम वेंकैया नायडू मुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वह 2022 तक वह इस पद पर रहे। इसके पहले 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह अपने परिवार के साथ हैदराबाद चले गए। पद्मा सुब्रमण्यम ये जो है भरतनाट्यम नर्तक हैं। वो एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी हैं। पद्म के सम्मान में जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो ये सौम्या तिवारी बनी है। तो आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। फिर है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्योति रंधावा। अगला क्वेश्चन है कि 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मपुर में हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्यत्व दिवस की अध्यक्षता की। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। उस समय इसे 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की। 8वां क्वेश्चन है कि किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जे प्रसन्ना वी राले को नियुक्त किया गया।
तो जस्टिस प्रसन्ना वी वराले का जन्म 23 जून 1962 को कर्नाटक के निपाड़ी में हुआ था। कर्नाटक हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्रसन्ना वी वराले ने गुरुवार 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 34 जज हो गए। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। ये सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो ये कौन बना है? फ्रांस। ऐसा छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 10वां क्वेश्चन है, भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो ये फिलीपींस। ठीक है, जिसे फिलीपींस ने भारत के साथ 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए सौदा किया था। इस सौदे के तहत मिसाइलों की डिलीवरी की जाएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत के अनुसार भारत 10 दिन के भीतर इन मिसाइलों का निर्यात शुरू कर देगा। ये $375 मिलियन की डील है, जो अब तक की किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात डील है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। सचिव विवेक भारद्वाज ने गोवा में पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया है। गोवा के 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अजीत मिश्रा को। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। एक प्रेस बयान के अनुसार यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप UKILP के संस्थापक और अध्यक्ष मिश्रा को 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्श ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकीर्ति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MM स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR ललितांबिका वैज्ञानिक प्रोफेसर को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। फिर है अगला क्वेश्चन, कहाँ पर 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात में। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगी? तो ये उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया। इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य पर्यटक और आगंतुकों को मेलानिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क में देखा गया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया में जंगली बाघों का एकमात्र घर है। उड़ीसा के रेड आंट चटनी मतलब काई चटनी को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन आईडी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा कटक में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज्य पात्रो का निधन हुआ। फिर है अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये श्रीलंका की संसद ने संशोधनों के साथ विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक के पक्ष में कुल 108 वोट पड़े, जबकि विरोध में 62 सदस्यों ने वोट किया। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए संशोधन के सुझावों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया। विधेयक में ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करने का प्रावधान है। आलोचकों का कहना है कि यह द्वीप राष्ट्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म कर देगा। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एसेला पेराहेरा मनाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।